नमस्कार। जनता का आईना में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुलवामा पे। आप जैसा कि जानते हैं कि 2019 में पुलवामा हुआ था और कश्मीर के अंदर, और उस पुलवामा की वजह से 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। लेकिन अभी या एक महीना पहले उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा कि ये सरकार की नाकामी है और उनकी गलतियों के वजह से ये पुलवामा हुआ और हमारे सैनिक मारे गए। उनका ये भी कहना था कि सैनिक जो है वो जहाज मांग रहे थे कि उनको जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए जहाज दिया जाए, लेकिन उनको जहाज नहीं दिया गया, जबकि ये सामान्य बात थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जब इतने बड़े जो सिक्योरिटी पर्सन जाते हैं तो पूरे जो रास्तों को सील किया जाता है, रास्तों की निगरानी की जाती है, वो कुछ नहीं किया गया था। और ये बम से भरा हुआ लदी हुई गाड़ी वो वहीं पर घूमती रही, लेकिन किसी ने उनको पकड़ा नहीं। तो ये सारी चीजें शक के दायरे में आती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये चुनाव को जीतने के लिए 2019 के चुनाव को जीतने के लिए ये षड्यंत्र रचकर हमारे जो जवानों को मारा गया था। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे है, लेकिन जब उसी राज्य का राज्यपाल ये बात कहता है तो उसमें बहुत गंभीरता आती है। तो इन सब के बारे में गहराई से अध्ययन करने वाले हमारे साथ हैं फिरोज मीठीबोर वाला, जो कि सभी जन आंदोलनों में हमेशा शामिल रहते हैं, और खास करके जब इस तरह की मामला आती है तो उस पर वो बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं। तो वो आज हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। फिरोज भाई, ये मामला क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। धन्यवाद शकील भाई कि आपने इस कार्यक्रम की इनिशिएटिव लिया है। और सत्यपाल मलिक के ये मुद्दा उठाने के बाद अभी मैं मानता हूं कि ये आम चर्चा का विषय बन जाना चाहिए। लोगों को निर्भयता से पुलवामा और बालाकोट दोनों की बातें करनी चाहिए। ये बात सही है कि पुलवामा ब्लास्ट के बाद जैश ए मोहम्मद ने तुरंत क्लेम किया कि हम लोगों ने किया है। तो ये क्या है कनेक्शन, जैश ए मोहम्मद से लेकर आदिल दार से लेकर अजीत दोवल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब क्या कनेक्शन है? ये गंभीर मुद्दे हैं। और मैं पिछले 25 साल से एटलीस्ट पोस्ट 9/11 ये सवाल पे गंभीरता से अध्ययन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। इसलिए मैं जो यहाँ रखूंगा काफी तथ्य और काफी सवाल आपके सामने आने वाले हैं। सत्यपाल मलिक ने कुछ नई बातें देश के सामने बोल दी, और याद रखें वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के जब हुआ था। पहली बात हमको ये पता चली कि जब ये ब्लास्ट हुआ पुलवामा का 3:10 को, जब ये ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, तब गवर्नर थे तो मीडिया आई गवर्नर जी के पास, सत्यपाल मलिक के पास, कि क्या हो गया। तो सत्यपाल मलिक बोले गलती हो गई है, हमारे 440 शहीद हुए, गलती हुई है। उसके बाद मोदी जी का फोन आता है सत्यपाल मलिक के बाद। ये पहली बार ये देश को पता चला है, क्योंकि अब तक हमको पता था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में थे, जहाँ एक फोटो शूट चल रहा था। मगर मोदी जी 1 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं और एक ढाबे पे जाके सत्यपाल मलिक से फोन पर बात करते हैं कि क्या हुआ। फिर सत्यपाल बोले गलती हो गई, इतने बड़ा हादसा हो गया। तो मोदी जी बोलते आप चुप बैठे, आप कुछ आगे मत बोलिए। मोदी जी को उसके बाद क्या करना चाहिए था? ढाबे से उनको सीधा हेलीकॉप्टर से दिल्ली आना चाहिए था, मगर वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में वापस चले जाते। और उसके बाद 2 घंटे के बाद रुद्रपुर की एक पब्लिक मीटिंग है जहां मोदी संबोधित करते हैं रुद्रपुर की पब्लिक मीटिंग को टेलीफोन पे, मगर वहां भी पुलवामा का जिक्र नहीं करते। मगर 6:46 PM, मतलब 3.5 घंटे के बाद मोदी ट्वीट करते पुलवामा के बारे में। और ये बोलना कि मोदी जी कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, कोई टेलीफोन नहीं लग रहा था, ये तो इम्पॉसिबल है, सैटेलाइट लिंक होता है। तो ये बहुत सारी बातें तो वहीं शुरुआत में झूठी साबित हो जाती है, झूठी साबित होता है। दूसरी जो बात सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि वो गाड़ी जो 300 किलो RDX वाली गाड़ी थी, वो 10 दिन से घूम रही थी। तो एक जगह पे सत्यपाल मलिक जी बोल रहे कि इंटेल अलर्ट्स नहीं थे, गलती हो गई। और दूसरी जगह सत्यपाल मलिक बोल रहे कि 10 दिन वो गाड़ी घूमती रही 300 किलो RDX लेकर। तो ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सत्यपाल मलिक को भी कहीं से सूत्रों से पता चला कि वो 10 दिन गाड़ी घूम रही थी RDX को लेकर। ये दूसरी नई बात पता चली। तीसरी जो नई बात पता चली, जो सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने आपको हेलीकॉप्टर नहीं दिए, मुझे आके बोलते। तो मैं बोला यार ये गवर्नर कैसे दे सकता है? तो सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि मैंने तो कश्मीर के विद्यार्थियों को लिए हेलीकॉप्टर लिफ्ट करवाया है। जब एग्जाम के टाइम होते थे, बर्फबारी बहुत होती थी, वो रस्ते से नहीं आ सकते थे, तो मैंने विद्यार्थियों को
एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर में करवाया, मैं सीआरपीएफ का भी करवा देता, ये भी नहीं बात पता चली। और एक जो बात नहीं पता चली अभी, क्योंकि पहले इंटरव्यू प्रशांत टंडन जी ने किया, एक वामपंथी पत्रकार है, बहुत अच्छे होनर पत्रकार है, फिर करण थापड़ ने किया और रवीश कुमार ने भी किया। किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू नहीं किया है, वो उसको बुला ही नहीं रहे। तो सत्यपाल मलिक के माध्यम से ये पूरा का पूरा सवाल वापस देश में आ चुका है, और मैं पुलवामा और बालाकोट के बारे में कुछ तथ्य और कुछ सवाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहली बात यह कि हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए, 16 राज्य के थे, और हम लोग हर साल 14 फरवरी को हम लोग उनको शहीद शहादत का हम लोग सलाम करते हैं, वी रिमेंबर, हमको कंडोलेंस मीटिंग करते हैं। ये कांड होने के बाद कुछ राजनेताओं ने सवाल गंभीर उठाए। ममता बनर्जी ने, रामगोपाल यादव, वो टाइम पे राज ठाकरे को भी कुछ ज्यादा समझ थी, वो बोले अभी तो वापस वो चले गए हैं। राज ठाकरे ने बहुत गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अजीत डोभाल की छानबीन करो, पूरा रहस्य आज का खुल जाएगा। इसमें मैं जब इसकी बात करूंगा राज ठाकरे जी की, तो राज ठाकरे जो बोलते हैं कि देयर वाज समवन इन द एस्टेब्लिशमेंट, ओके, मतलब राज ठाकरे ये बोलते हैं कि ये करवाया गया है, कोई तो ऊपर के एस्टेब्लिशमेंट में कोई लोग थे जिन्होंने ये पूरा कांड करवाया गया है, ये राज ठाकरे बोल रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात के बड़े नेता है, जो पहले बीजेपी में थे अभी कांग्रेस में है, उन्होंने यहां तक कह दिया कि गोधरा कांड से लेकर पुलवामा सब कुछ मोदी ने करवाया है। ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट रूप से ये कह दिया, मोदी बाबू, वेयर वर यू व्हेन द अटैक टुक प्लेस, आप कहां थे? यू हैड प्रायर इन्फॉर्मेशन, आपको पहले से पता था, यू न्यू इट वुड हैपन, आपको पता था कि होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, तो हमारे जवानों को आपने एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया? जब सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास इनपुट था, तो आपने उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया? क्यों चेकनाका पे चेकिंग नहीं हुई? क्यों रास्ते की छानबीन नहीं हुई? और क्यों उनको मरवाया गया है? और उसके बाद रामगोपाल यादव ने भी कहा, द जवान्स वर किल्ड फॉर वोट्स, वो वोटों के लिए मारे गए हैं। और उन्होंने आगे बात कही कि जब नई सरकार आएगी तो ये पूरी इसकी छानबीन करवाई जाएगी, और उसके बाद बहुत सारे बड़े मछलियां इसमें सबके नाम आ जाएंगे सामने। तो ये तो 25 फरवरी को, 14 फरवरी को जब ये कांड हुआ, तब ममता बनर्जी का 31 मार्च 2019 को रामगोपाल यादव ने मुद्दा उठा लिया था। और जैसे मैंने कहा, राज ठाकरे ने तो सीधा अजीत डोभाल पे ही निशाना ठाना कि अजीत डोभाल के पूरे मूवमेंट्स को आप ट्रैक कीजिए, तो उसमें ये पूरा पुलवामा का सवाल सामने आ जाएगा, देश के सामने उसकी सत्य सामने आ जाएगी। फिर आता है ये 300 किलो आरडीएक्स का सवाल, कि 300 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था। तो जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जीएस हुडा है, जो उरी के स्ट्राइक पे भी इंचार्ज थे, जिन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न कमांड संभाला है और एक बड़ा नाम है हमारे आर्मी के इतिहास में, उन्होंने कहा कि द मटीरियल may have been taken from statues of explosives being used to broaden the Jammu Kashmir highway। मतलब जम्मू कश्मीर का जो हाईवे का काम है उसको बड़ा करने का, वो अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स इस्तेमाल होता है, वो पहाड़ों तोड़ने के लिए, वहां से पत्थर निकालने के लिए। तो वहां तो आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट होता है, शायद वहां से वो आया है। ये सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट हुआ था 17 फरवरी 2019 को, ओके। और उसने कहा कि शायद वहां से भी आ सकता है। सवाल यह है कि हमको हमारे आर्मी को यह सवाल पूछना होगा कि अगर ये 300 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आया है, तो आर्मी क्या करी थी हमारे बॉर्डर पे? या 5 से 7 लाख हमारी आर्मी आज पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलाकर आज जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स जम्मू कश्मीर में है। तो अगर 300 किलो आरडीएक्स अगर पाकिस्तान से आया है, तो कौन जवाबदेह है हमारे मिलिट्री में? उनको हम, देश की जनता, देश के राजनेताओं को ये सवाल पूछना चाहिए, हमारा अधिकार है। अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना हावी है, मगर फिर भी उनके पार्लियामेंट के सामने, उनके सेनेट के सामने, कांग्रेस के सामने आर्मी के जनरल्स को बिठा जाता है, उनको सवाल पूछा जा सकता है। ये सिर्फ इंटरनल इंक्वायरी का सवाल नहीं, ये पूरी की पूरी बातें देश के सामने आनी चाहिए। और हमारी कुछ डिमांड्स है जो मैं आखिर में भी रखूंगा, ओके, उस मामले को लेकर। मीडिया का तो रोल ऐसा है तो कि वो टाइम की मीडिया ने एक सवाल नहीं उठाया, जो सरकार बोलती थी वही छापते थे, और दैट वाज द एंड ऑफ इट। इसलिए गोदी मीडिया से जो आपका परसेप्शन अगर बना है, तो ये तथ्य वो पूरे परसेप्शंस को ध्वस्त कर देंगे, ये मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं, ओके। और उसमें एक आर्टिकल आया था
आफ्टर पुलवामा द इंडियन मीडिया प्रूव्स इट इज द बीजेपी प्रोपेगेंडा मशीन। ये सुचित्रा विजयन और वसुंधरा सिरनाट ने लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट में कि पुलवामा के बाद इंडियन मीडिया it proves it is the BJP's propaganda machine। ओके, तो वो टाइम की मीडिया से तो आपको कुछ तथ्य मिलने नहीं वाले। मगर फ्रंटलाइन हिंदू ग्रुप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी 2020-21 में की थी कि 11 इंटेल अलर्ट्स थे, और वो स्टोरी पे मैं आगे आऊंगा। नाउ द पॉइंट इज के जो संजीव सूद कृष्णन है, कृष्ण, फॉर्मर एडिशनल डीजीपी ऑफ द बॉर्डर BSF, उन्होंने कहा कि जो भी होगा, जिसका भी हाथ है, मगर जो जिम्मेदार है इंडिया में, BSF, CRPF, आर्मी और जो भी लोग उसमें शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारियां थी, उन पे प्यूनिटिव एक्शन, उन पे एक्शन लेना चाहिए, उसका स्टडी, मतलब उन पे कमेटी बैठनी चाहिए, और जो जो उसमें फेलियर हुआ है वो सबको दंड होनी चाहिए। अभी बात यह है कि जब ये ब्लास्ट हुआ था पुलवामा का 14 फरवरी को 3:10 को, हम बम्बई में रमाबाई अंबेडकर नगर में थे, एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था बाबा साहेब को लेकर, और वही हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मगर उसी प्रोग्राम में एक CRPF के जवान थे, तो वो मुझसे आके मिले, तो मैंने पूछा, भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी गया हूँ, वहां चप्पे चप्पे पे पुलिस आर्मी सब होते हैं, तो ये 300 किलो RDX की गाड़ी कैसे आ सकती है? मैंने बोला, आप समझाइए कि वो रास्ते में एक्चुअली होता क्या है जम्मू से श्रीनगर का। तो उन्होंने मुझे बताया जो प्रोटोकॉल है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो उन्होंने मुझे बताया कि जम्मू से श्रीनगर का हाईवे पे पहले काम होता है रोड ओपनिंग पेट्रोल, ROP। उनका काम है टू सिक्योर एंड सैनिटाइज द एंटायर हाईवे। पूरा जो हाईवे है उसको सिक्योर कीजिए, उसको सैनिटाइज कीजिए, मतलब उसको पूरा का पूरा, कोई मतलब जैसे हम लोग हाथ धोते हैं ना कि बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाए सैनिटाइजर से, वैसे वो रास्ते पे कोई भी आतंकवादी, कोई भी बम, कुछ भी ना हो, वो उनका काम है। दूसरा जो काम है वो राष्ट्रीय राइफल का है, RR। उनका है कि जो भी रास्ते हाईवे पे खुलते हैं, रास्ता है, हाईवे है, और जो छोटे मोटे बड़े रास्ते खुलते हैं, तो राष्ट्रीय राइफल का काम है कि वो हर एक रास्ते के वो लोग सिक्योर करे, वहां उनकी जिप्सी खड़ी हो, बैरिकेड हो, एक एक गाड़ी, एक एक व्यक्ति की छानबीन हो, ये राष्ट्रीय राइफल का काम है। और दूसरा है बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड, BDS, जो पूरा बॉम्ब का चेकिंग करती है। ओके, और जो राष्ट्रीय राइफल का काम है वो है कि 200-200 मीटर की दूरी पे एक एक जवान खड़ा होता है उस दौरान, 200-200 मीटर पे। और अगर बारिश या बर्फ ज्यादा है, जब विजिबिलिटी दिखता कम है, तो फिर 100 मीटर या उससे भी कम डिस्टेंस पे वो लोग खड़े होते हैं। तो अब सोचो कि पूरे हाईवे पे इतनी छानबीन से वो लोग पहले ही तैयारी करते हैं, उसके बाद हमारी आर्मी की ट्रक्स वगैरह वगैरह निकलती है। उसके साथ यही सवाल आता है कि फिर एयरलिफ्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2017 में ये एयरलिफ्ट का सिलसिला शुरू हुआ था, जुलाई 2018 तक वो चलता था। होम मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया था बहुत फैनफेयर से कि हम लोग अभी हमारे जवानों को हेलीकॉप्टर से लेके जाएंगे। तो जुलाई 2018 के बाद ये बंद क्यों हुआ? और CRPF लेटर लिखते रहे, मगर वो कभी चालू नहीं हुआ। उसका आपको जवाब देना होगा देश को। ये वो लेटर है जो बाद में स्क्रीन पे भी आएगा, जहां होम मिनिस्ट्री लिखती है कि अभी आपको हेलीकॉप्टर से अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जब ये 3:10 को ब्लास्ट हुआ, तो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्टेटमेंट आता है, कि उनका जो पहला स्टेटमेंट था, अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट दैट कार आइडेंटिटी ID और द स्पॉट, मतलब एक गाड़ी थी बम वाली। इट इज नॉट क्लियर एट दिस स्टेज वेदर द कार रैम्ड इन द कॉन्वॉय और वाज पार्क्ड। अभी तक ये पता नहीं कि गाड़ी ने ठोका है कि पहले से वो गाड़ी वहां खड़ी थी। मगर पूरा का पूरा गाड़ी का जो कल्जा पुर्जा मैंगल रिमेन्स है, जो पूरा उसके टुकड़े बुकड़े हो चुके हैं, ओके, वो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करें, मगर अभी वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि क्योंकि ये जो बस थी, ये 5वीं गाड़ी थी, तो ये बोलते हैं कि द टेररिस्ट डिड नॉट टारगेट द सिक्योरिटी कार अहेड ऑफ द बस। मतलब जो गाड़ियां, ये 5वीं बस के आगे जो 4 गाड़ियां थी, उनको नहीं टारगेट किया, यही CRPF के बस को टारगेट किया, क्योंकि वो आर्मर्ड गाड़ी नहीं थी। ये आम ST बस में हम लोग जो सफर करते हैं ना, या आपके जो शहर में जो बसेस होती है, उसी किस्म के बस में हमारे CRPF को जवानों को बिठाया था, एंड क्लियर टारगेट ये CRPF की गाड़ी थी। ओके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मराठी का टीवी मैंने फोटो लिया था वो टाइम पे, कि क्लियर कट ये बस को ही टारगेट किया था, क्योंकि आर्मर्ड गाड़ी नहीं थी, बुलेट प्रूफ नहीं थी, बॉम्ब प्रूफ नहीं थी।
सोच समझ के इस गाड़ी को टारगेट किया था, जिसका मतलब है कि जो भी गाड़ी में बैठा था, दिलदार जिसका नाम आया है, वो लेवल का इंफॉर्मेशन को पास चला गया था कि यही गाड़ी है और यही टाइम पे और यही वक्त पे वो होगी, उसको आपको मारना है। ठीक है, अभी बात है कि ये जो पूरी कहानी है, इसमें कैसे उसने तोड़ मरोड़ कर हमको मूर्ख बनाने की कोशिश की है, ये हमारी सरकार की यंत्रणा ने। आपको याद होगा, पहले हमको बोला गया था कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी है, ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी, उसके बाद गाड़ी का कलर और मॉडल दोनों बदल जाता है, वो बन जाती है एक रेड मारुति इको। आई विटनेस पहले बोलते हैं ब्लैक स्कॉर्पियो, बाद में वो कहानी बदल जाती है रेड इको। पहले बोलता है कि वो बस इतना बड़ा बॉम्ब था कि 1-1 किलोमीटर तक ये पूरा उसके टुकड़े टुकड़े मिले हैं, और ना चैसी नंबर मिला, ना इंजन नंबर मिला, कुछ हमको नहीं मिला। उसके बाद चैसी नंबर भी मिल जाता है और गाड़ी नंबर भी मिल जाता है, सब कुछ उनको मिल जाता है। ओके, तो ये कहानी इतनी, मतलब जैसे जैसे उनको झूठ बोलना पड़ा अपनी कहानी को तोड़ मरोड़ने के लिए, उसमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, वो लोग अपनी कहानी वैसे बनाते रहे। मतलब मेरा बोलने का है, इस फेक एविडेंस बीइंग प्लेस्ड एज पार्ट ऑफ द कवर अप, क्या झूठा एविडेंस उस जगह पे डाला गया था ताकि वो पूरे अपने कांड को कवर अप करे, और एक क्लियर कट उन्होंने ये बात की है। फिर गाड़ी के मूवमेंट्स के बारे में, मतलब मीडिया ने 4 किस्म की रिपोर्टें बना दी। कि एक रिपोर्ट थी कि जैसे जम्मू से वो गाड़ी हमारी 78 गाड़ी चली, तो वो आतंकवाद की गाड़ी उसके पीछे चली। दूसरा कि वो साइड पे खड़ी थी पहले से। तीसरा कि वो रास्ते से आके ठोका। चौथा कि वो सामने से आई। तो मीडिया में चारों रिपोर्ट आई, जो मानना है मानो, मगर चलते रहने दो झूठों को। एंड उसके साथ और एक बात आई, 2 किस्म की रिपोर्ट, कि गाड़ी ने ठोका बस को, और दूसरा कि डेटोनेट किया, बॉम्ब का बटन दबाया। जैमर होते हैं, जैमर मशीन के ऐसा कोई सिग्नल जो मोबाइल से आता हो या कोई ऐसा डेटोनेटर से जिससे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला हो, जैमर मशीन होते हैं ताकि वो डेटोनेटर ना चले। तो क्या इतने बड़े कॉन्वॉय में जैमर मशीन नहीं थे? ये ऐसे सवाल है जो हमको देश के सामने लाने होंगे। आंदोलन जो हम लोग मतलब जन आंदोलन का ये सवाल है, राजनीतिक दल ये सवाल ना पूछ सके, मगर जन आंदोलन को ये सवाल पूछना बहुत आवश्यक है। नाउ द पॉइंट कम्स के इंटेल वार्निंग्स का सवाल है कि क्योंकि सत्यपाल मलिक भी बोले कि इंटेलिजेंस वार्निंग तो नहीं थे, मगर वो बोले कि 10 दिन से गाड़ी भी घूम रही थी। फ्रंटलाइन का जो रिपोर्ट है, सबसे अच्छा स्टडी जो हुआ है कि 11 इंटेल अलर्ट आए थे, पहले से वार्निंग्स आ गई थी। मतलब 3 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक ये सब वार्निंग आ चुकी थी, और अभी तो पता चल रहा है 11 से भी ज्यादा वार्निंग्स आ चुकी थी। ये मैं बता रहा हूं, एक 8 फरवरी का एक वार्निंग था, मार्क एक्सट्रीमली अर्जेंट। ऊपर आप देखोगे एक्सट्रीमली अर्जेंट है, नीचे तारीख है 8 फरवरी की, जिसमें क्लियर कट बोला जा रहा है, एक्सट्रीमली अर्जेंट, मार्क 8 फरवरी, बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपर्ली एज देयर आर इनपुट्स ऑफ यूज ऑफ आईईडीज। मतलब जब आप वहां से निकल रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, तो इलाके को सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि इनपुट्स आ रहे कि बम ब्लास्ट हो सकता है। ये इतना स्पष्ट लिखा था। ओके, फिर ये मैटर आता है अलर्ट्स को लेकर। मैं आपको 2-3 स्पेसिफिक अलर्ट बता रहा हूं। एक है अलर्ट 12 फरवरी का, इसमें क्या 3 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक लगातार अलर्ट आते रहे और एक्शनेबल आते रहे। एक्शनेबल का मतलब है कि अलर्ट आया कि भाई ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है, होने वाला है, मगर उससे आगे की इंफॉर्मेशन क्या है? उसके आगे की इंफॉर्मेशन, जिसमें आखिरी में जिसको मास्टरमाइंड माना गया, मुद्दस्सिर अहमद खान, 22 दिन से वो कहाँ था, कहाँ घूम रहा है, वो इंटेल अलर्ट इनके पास था। इसको बोलते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस। आतंकवादी कौन है, वो कहाँ है, वो कहाँ घूम रहा है, ये सब एक्शनेबल इंटेलिजेंस ये फ्रंटलाइन की रिपोर्ट में आ जाती है। तो मुद्दस्सिर अहमद खान को रोका क्यों नहीं गया, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसको उत्तर इंटेल एजेंसीज को, ये सरकार को देना होगा। ओके, तो 9 फरवरी को, सॉरी, जो मेरा 9वां तथ्य है, मैंने 17 तथ्य से भी ज्यादा तथ्य ही मिल रहे मुझे। तो 12 फरवरी को एक 33 सेकंड की क्लिप अपलोड होती है, जिसमें एक ट्विटर हैंडल है 313_GT। 313 मतलब जो जिहादी अपने बैटलो वोद और वगैरह वगैरह बदर की बात करते हैं, तो वो जो ट्विटर हैंडल है, उससे जो एक वीडियो डाला गया था कि जैसे सोमालिया में सुसाइड अटैक होता है कि वो जीप या बस लेकर सुसाइड बॉम्ब कर देते हैं आर्मी के कैंप्स वगैरह पे, उसी प्रकार का ये
यहाँ होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो पूरा वीडियो को सर्कुलेट भी किया, एक डमी वीडियो बनाकर, और कहा कि इस किस्म का हमला हो सकता है। मतलब इतना क्लियर कट कि एक बस पे एक जीप का हमला हो सकता है, गाड़ी ठोक सकती है। यहाँ तक वो वीडियो क्लिप 12 फरवरी को आया था। उसके पहले अमेरिकन सरकार ने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की थी कि जरा सावधान रहना, ऐसा कुछ हमला हो सकता है। तो अमेरिका के पास क्या इंफॉर्मेशन आ चुकी थी वो भी पब्लिक होना चाहिए, और उन्होंने भारत सरकार के साथ शेयर किया, वो भी उनको बताना चाहिए। फिर 13 तारीख को, एक दिन पहले, ये हुआ था किधर, ये सब काकापुरा पुलवामा इलाके में हुआ था, याद रखो आप। तो 13 फरवरी को 2:30 बजे एक स्कूल में एक ग्रेनेड अटैक होता है उसी इलाके में, एक दिन पहले। क्या 19 बच्चे घायल होते हैं और 5 बच्चे श्रीनगर जाते हैं। अभी उसी इलाके में ग्रेनेड अटैक होता है, काकापुरा पुलवामा इलाका। उसका मतलब है कि उसके बाद तो ज्यादा भी आर्मी में आ जाती है, ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज आते हैं, पूरा इलाका सील हो गया होगा, ठीक है। मगर उसी इलाके से गाड़ी आती है, क्योंकि उसी इलाके से आदिलदार रहते थे। आदिलदार जो हमको बताया गया कि जो गाड़ी चला रहे थे, आदिलदार की भी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आदिलदार की कहानी पे आता हूँ। अभी आदिलदार की कहानी में ऐसी बात है जो फाइनली हमको मास्टरमाइंड मतलब जो बोला गया था कि वो गाड़ी में उसी ने सुसाइड बॉम्बर था। ये आदिलदार को 6 बार डिटेन किया था और हर बार उसको छोड़ा गया था। अब देखिए, पुलवामा बॉम्बर वाज डिटेन 6 टाइम्स इन लेस देन 2 years। मतलब ये बराबर से इंटेल एजेंसीज के दायरे में था, उनको पता था आदिलदार कौन है, और उसके बावजूद उसको सी ग्रेड आतंकवादी लिस्ट में रखा। सी ग्रेड मतलब ये पत्थर फेंकने वाले टाइप लोगों में रखा था। ओके, तो पॉइंट इज के आप ये देखेंगे, आदिलदार एक शूटआउट में भी शामिल था जहां 2 मिलिटेंट मारे गए थे। मतलब आदिलदार बंदूकधारी आतंकवादी था, मगर उसको कभी भी डिटेन नहीं किया। तो मतलब इंटेल एजेंसीज और आदिलदार का क्या संबंध है, उसको किस प्रकार से इंटेल एजेंसीज ने मैनिपुलेट किया है, इन्फॉर्मर था उनका, क्या था, वो हम सवाल जरूर पूछेंगे। क्योंकि आपने बार बार उसको पकड़ा, बार बार छोड़ा है। जो शख्स बंदूक लेकर घूम रहा था, आपने उसको भी छोड़ा है। तो आपने सही टाइम पे इसका इस्तेमाल किया है या आतंकवादी हमले में, ये मेरा सवाल है आपके सामने। नाउ कमिंग टू द स्टोरी के मतलब इसको मैं आदिलदार को तो पैट्सी बोलता हूँ, फॉल गाय होता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसपे पूरा ब्लेम थोपा जाए, मगर बैकग्राउंड में बहुत सारा दूसरा बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो एक तो पैट्सी चाहिए। आई थिंक आदिलदार वाज द फॉल गाय, द पैट्सी। नाउ कमिंग टू द मास्टरमाइंड्स के कैसे कैसे नैरेटिव बदल दी गई। पहला मास्टरमाइंड आया अब्दुल गाजी, कि अब्दुल गाजी मास्टरमाइंड था। अभी विकिपीडिया में बाद में पता चला कि वो जुलाई 2007 में मर चुका था। तो जैसे वो चैलेंज हुआ, एक नया मास्टरमाइंड आ गया जिसका नाम था कमरान। ये कमरान का फोटो, ये कमरान का फोटो आप देखिए, उसका पोज देखिए, उसका यूनिफॉर्म देखिए, उसके हाथ में जो मोबाइल है या सैटेलाइट फोन है, जो भी देखे, ये बहुत ही फनी है, आप हंसोगे एट द एंड ऑफ दिस। तो ये नया मास्टरमाइंड बन जाता है। अब्दुल गाजी वाली कहानी खत्म होती है तो कमरान वाली कहानी चालू हो जाती है। और ये है पुलिस वाला गुलेर्मो, जो ब्राजीलियन पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका यूनिफॉर्म है। उसको फोटोशॉप करके कमरान का चेहरा डाल दिया है। ये है हमारा ये पूरी कहानी कमरान को लेकर। ओके, और ये एक ट्विटर हैंडल पे मिस्टर शुभंकर मुखर्जी ने इसको एक्सपोज किया था। ओके, उसमें सीआरपीएफ को लेकर एक बातें बोल दूं कि सीआरपीएफ ने बहुत ईमानदारी से फायर फाइटिंग का काम किया था जहां जहां भी रूमर आ रहे थे, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे कश्मीरी विद्यार्थी को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। तो सीआरपीएफ ने वो हेट मॉन्गरिंग को कंटेन करने की कोशिश की। और उसी दिन 14 फरवरी को शोपियां, बीजेपी ने एक प्रेस रिलीज निकाली, जो कश्मीर की बीजेपी है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जाहिर की कि शोपियान में भी आतंकवादी हमला हुआ है। तो सीआरपीएफ ने तुरंत उसको काउंटर किया कि शोपियान में ऐसा कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। तो ये सीआरपीएफ को हमको उसके लिए सैल्यूट करना होगा। अभी अब देखिए कि ये बस है जो इराक में अमेरिकन सोल्जर्स को मिलती है। ये बस है जिसमें हमारे सीआरपीएफ जवान थे। और ये मोदी का वो सूट है जो 10 लाख का है। तो आपके पास 10-10 लाख के सूट पहनने के लिए, मगर हमारे सीआरपीएफ जवानों को आप आर्मर्ड कार, जो अमेरिकन मिलिट्री की बात है, आप बहुत देशभक्ति की बात करते हो, मेक इन इंडिया की बात करते हो, तो अमेरिकन सोल्जर्स कितने सुरक्षित होते हैं आर्मर्ड कार में, चाहे अफगानिस्तान में, इराक में हो। और हमारे सोल्जर्स अब जम्मू कश्मीर में ये किस्म की बस दे रहे। मुझे तो शर्म आती है इस किस्म के प्रधानमंत्री और इस किस्म के मतलब ये देश की सरकार पे कि कितना झूठ बोलते हैं और हमारे जवानों का कि ये लोग ने हाल कर रखा है। फिर ये
जो जैश ए मोहम्मद की जो कहानी, उस पर मैं आऊंगा क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने बोला कि हम लोगों ने करवाया। पॉइंट है कि जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में बात कर रहा है वो आपको सुनने में आ रहा है, मगर जैश ए मोहम्मद जो जम्मू कश्मीर में जो बात कर रहा है वो हमारे इंटेल को पता नहीं है। तो उन्होंने एक नया कहानी बना दिया कि जैश के पास कुछ नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, YSMS, कॉल्ड पीयर टू पीयर सॉफ्टवेयर सर्विस, YSMS करके, जिसके कारण हम लोग सुन नहीं पाए। तो वो एक नई कहानी आती है कि जैश के पास कुछ नया मतलब वो जैश के पास पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, और हमका हमारे इंटेल को कुछ पता नहीं है। ओके, तो इस किस्म के ये स्टोरीज प्लान किए गए जिसको गोदी मीडिया ने कभी भी चैलेंज नहीं किया, ये सवाल कभी भी रखे नहीं। ठीक है, वो टाइम पे हमारे जैश ए मोहम्मद के बारे में बात करें। जैश ए मोहम्मद ने क्लेम किया है कि हम लोगों ने किया है। अभी आपको पता है क्या कि अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जिसके बारे में राज ठाकरे जी ने, क्योंकि राज ठाकरे वो टाइम पे समझदार थे 2019 के पहले, बाद में मोदी कैंप पे चले गए, मगर वो टाइम पे राज ठाकरे ने कुछ सवाल खड़े किए थे अजीत डोवल को लेकर कि अजीत डोवल के जो मूवमेंट्स है उसको ट्रैक कीजिए, पूरा रहस्य सामने आ जाएगा। ये क्यों बोला उन्होंने? अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है बाजवा, उन दोनों का क्या संबंध है, उनके बीच में क्या क्या मीटिंग हुई, कहाँ का मीटिंग हुई, ये पूछना बहुत जरूरी है। अजीत डोवल का जो बेटा है शौर्य डोवल, एक उसका बिजनेस पार्टनर पाकिस्तान में है, और जैसे अडानी की ऑफशोर कंपनीज है वैसे शौर्य डोवल की भी ऑफशोर कंपनीज है। तो ये क्या संबंध है अजीत डोवल और वो पाकिस्तान में, उसके क्या बिजनेस इंटरेस्ट है, कौन पार्टनर है, ये सब सामने आना चाहिए। अजीत डोवल और जैश ए मोहम्मद का क्या संबंध है? 1999 में जब IC-814 इंडियन एयरक्राफ्ट को जैश ए मोहम्मद ने हाईजैक किया था इंडिया से और कंधा लेके गए थे, वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अजीत डोवल ने हाईजैकर्स के साथ निगोशिएट किया था और मौलाना अजहर मसूद को भारत से छुड़वाने का काम वाजपेयी और अजीत डोवल की सरकार ने की थी। तो 1999 में अजहर मसूद निकल जाते हैं भारत से, और 2001 में भारत के पार्लियामेंट पे अटैक अजीत डोवल मौलाना अजहर मसूद करते हैं। 2016 में उरी, 2016 में पठानकोट, ये सब जैश ए मोहम्मद के दौरान हुआ है। और जब जब जैश ए मोहम्मद भारत पे हमला करती है, बीजेपी मोदी को क्यों फायदा होता है वो कोई हमको समझा दे। बिकॉज देयर इज अ कोरिलेशन, टाइमिंग ऑफ द टेरर अटैक, जैसे पुलवामा के अटैक के बाद, बालाकोट के बाद मोदी को चुनाव में फायदा हुआ। और एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान मिलिट्री और ISI इतनी करप्ट है कि आप उनका सही दाम दे दीजिए, वो आपके लिए आतंकवादी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लेंगे। तो जैश ए मोहम्मद ISI के साथ काम करती है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये जितने आतंकवादी संगठन हैं वो ISI के साथ काम करते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री के साथ काम करते हैं। और पाकिस्तान मिलिट्री और ISI इतनी करप्ट है कि उनको सही दाम के लिए आप ये सब आतंकवादी को इंपोर्ट करवा सकते हैं, ये हमला करने के लिए, और उनको बोलने के लिए कि हम लोगों ने हमला किया है। जैसे सीरिया में, क्योंकि मैं सीरिया जा चुका हूं, उसका अध्ययन कर चुका हूं, आइसिस और अलकायदा बनाई गई है, CIA, मोसाद, सऊदी इंटेलिजेंस, टर्किश इंटेलिजेंस, ये लोग मिलकर आइसिस को चलाते हैं, अलकायदा को चलाते हैं। तो दुनिया की सरकारें, जैसे हमारे देश में हम जानते हैं कि सनातन संस्था जो आतंकवादी संगठन है, RSS के अंदर जो गिरोह है, जो स्वामी असामानंद ने एक अफिडेविट में लिखा था वो वापस ले लिया, मगर अभी यशवंत शिंदे है RSS के कार्यकर्ता। मैं भी कॉर्बेट नेशनल पार्क पे आता हूँ, हमारे मोदी जी कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, फोटो शूट कर रहे थे, हमको जो बोला गया था, और 3:10 पे ब्लास्ट होता है। 1 घंटे के बाद जो सत्यपाल मलिक बोले कि मुझे मोदी का फोन आया, तो मान के चले कि 4:10 को मोदी सत्यपाल मलिक को फोन करते ढाबे से। मोदी को उसके बाद तुरंत दिल्ली निकलना चाहा था, मगर वो वापस चले जाते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में, वो क्यों कहे। और 5:10 पे वो रुद्रापुर को टेलीफोन करते हैं, मतलब वहाँ एक मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग, तो मोदी जी फोन पे रुद्रापुर के लोगों से बात करते हैं, और फाइनली तब भी वो पुलवामा का जिक्र नहीं करते, तब भी वो नहीं करते। फिर 6:46 को 6:46 PM मोदी फाइनली कंडेम्स द अटैक ऑन ट्विटर, मतलब ट्विटर पे फाइनली जाके ट्विटर पे वो कंडेम करते पुलवामा को, मतलब 3.5 घंटे के बाद मोदी रिएक्ट करते। और वो टाइम पे कार्टून, बहुत सारे कार्टून निकले थे, तो ये कार्टून था जो बोलता है कि कुड यू प्लीज शिफ्ट अ बिट टू द राइट सर, पुलवामा इज कमिंग द फ्रेम, मतलब पुलवामा फ्रेम में आ रहे, आप थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। बहुत सारे कार्टून उस किस्म के निकले थे। 2018-19 का दौर आप याद कीजिए कि मेहुल मोदी, नीरव चोकसी, ये जो सब मामले थे, वो टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था, राफेल का भी सवाल था, और वो टाइम चौकीदार चोरे का एक नारा चल चुका था।
चौकीदार चोर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी इलेक्शन हार चुकी थी। 70% भारत बीजेपी के हाथों से बाहर चला गया था, जहां तक राज्य का सवाल है। 282 सीट्स थी वोट दौरान, और गोदी मीडिया खुद बोलती थी कि 100 सीट हारने वाले, क्योंकि इकोनॉमी भी 0% ग्रोथ पे आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट का भी वो टाइम पे सवाल था, और मोदी का एंटी करप्शन इमेज खत्म हो चुका था, चौकीदार चोरी का नारे गूंज रहे। उसके बाद होता था पुलवामा बालाकोट, और मोदी उसके बाद इतना खुश लग रहा है, और आप देखिए उसके चेहरे पे कितनी खुशी है। और एक चेहरे पे बहुत खुशी थी, वो था अर्नब गोस्वामी, क्योंकि पुलवामा के बाद उसका जो व्हाट्सएप मैसेज था, वो बोलता है कि वी हैव 1 लाख क्रेज, ये अभी हम लोग बड़े पैमाने पे जीत चुके हैं। ये है सबसे देशभक्त का जो ड्रामा चलता है अर्नब गोस्वामी का रोज रिपब्लिक टीवी पे। वो खुश था पुलवामा के हमले के बाद, जहां 40 जवान मारे गए थे, कि अभी हम लोग बड़े पैमाने पे जीत चुके हैं। और बालाकोट के 3 दिन पहले वो व्हाट्सएप उसका मैसेज है कि बड़ा कुछ होने वाला है। तो अर्नब गोस्वामी को कौन बताता है, क्योंकि इट इज अ वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। आप पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं, वो जो एक सीक्रेट अटैक होने वाला था, किसी को नहीं पता होना चाहिए था। और उसके पहले अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को मोदी ने बताया, अमित शाह ने बताया, आर्मी चीफ ने बताया, किसने बताया? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन है, वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए। ये सवाल है और ये तथ्य भी हमारा। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द डिस्कोर्स, बालाकोट के मैटर पे 2 सिंपल सवाल है। हम लोग अंदर जाके, हम लोगों ने उनके घर में जाकर उनको मारा है। तो पहले तो मामला ये कि इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट था कि हमारे मिराज प्लेन ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार ही नहीं किया, हम लोगों ने अपने साइड पर रहकर ही अटैक किया था। उसका जवाब मोहम्मद मोइत्रा ने सवाल पूछा है, मगर सरकार ने उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। दूसरी बात, जो मार्टर्स के परिवार, जो शहीदों के परिवार जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमको प्रूफ दो कि आपने 300 को मारा है, और जो जैश ए मोहम्मद का कैंप है उस पर आपने जो अटैक किया है उसका प्रूफ दो। ये प्रूफ कोई दे नहीं रहा है। उसका प्रूफ कैसे मिलता, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये है वो स्पाइस के लेजर गाइडेड जो मिसाइल होते हैं, स्पाइस मिसाइल, जो हमारे मिराज प्लेन पे अटैच थे। ठीक है, आगे देखेंगे जो आपको वीडियो कैमरा दिखेगा। अगर ये वीडियो कैमरा का लाइव फीड मोदी के पास होता तो वो देश को 5 मिनट के बाद बता देता कि हमने जैश ए मोहम्मद के कैंप को उड़ा दिया है। 14 फरवरी को अटैक हुआ पुलवामा बालाकोट, 26 फरवरी को आपने जैश ए मोहम्मद के कैंप पे अटैक किया। वो कैंप पे कौन बैठने वाला था वैसे भी? ठीक है, तो सब भाग चुके थे, और उसके बाद अपने अटैक हुआ था। और ये अटैक जैश ए मोहम्मद के कैंप पे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जहां तक इंटरनेशनल मीडिया जो मौजूद थी, अब बड़े बड़े अखबारों के नाम मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जैन डिफेंस वीकली, डेली टेलीग्राफ, द गार्डियन, द गल्फ न्यूज, रॉयटर्स, अल जजीरा। अल जजीरे का तो जो पत्रकार था वो अस्पतालों में गया था वहां, कि अगर 300 लोग मारे गए हैं तो लाशें होगी, लोग इंजर्ड होंगे, किसी के हाथ पैर टूटे होंगे, भाई अस्पताल गए होंगे, खून खून होगा। ऐसा कोई भी नहीं था, अस्पताल में एक भी कोई आया नहीं था, क्योंकि जो अटैक हुआ वो 1-1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहां हुआ। 7 पेड़ गिर गए, एक कौवा कोई मारा गया, एक कोई घायल हुआ, इतना ही हुआ है, कुछ हुआ नहीं था। क्योंकि ये पूरा एक पॉलिटिकल थिएटर था, एक राजनीतिक ड्रामा था पूरा, जो इलेक्शन के लिए करवाया गया। और वही राजीव त्यागी, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स, बोलते हैं कि आर्मी का इस्तेमाल पॉलिटिकल फायदे के लिए, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल फायदे के लिए आर्मी अपना इस्तेमाल करने दे रही है। फिर ये 300 का फिगर, 300 मरे, 300 मरे, 300 मरे। जो एयर चीफ मार्शल एम एस धनोआ है, उन्होंने 2 पत्रकार परिषद की, 1 मार्च को और 4 मार्च को। उनको पूछा गया कि आप बताइए कितने मरे। तो एयर चीफ मार्शल धनोआ बोलते कि वो गिनना हमारा काम नहीं है, हमारा काम था टारगेट को मारना। तो कौन से टारगेट को मारा? जो टारगेट दिया था उसको मारा। तो टारगेट का नाम एम एस धनोआ भी नहीं ले रहे, कितने मरे वो एम एस धनोआ नहीं बोल रहे। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन एक आलूवालिया है जो 0 संख्या बोल रहे हैं, अमित शाह 250 बोल रहे हैं, और जो सरकार भारत में गिनती नहीं करती है वो वहां जाके क्या गिनती करने वाली थी? तो ये तो सब फेक ही चल रहा था, ये सब तथ्यों में आ जाता है। आखिरी में साथियों इतना ही बोल दूं, पुलवामा बालाकोट कांड के बारे में आज ये सवाल मोदी के लिए बहुत मुश्किल सवाल हो गया है। ये सवाल ऐसा है कि मोदी को 2024 में हरा सकता है। उसके साथ आप देखें कि जो जो लोगों ने बोला है कि मोदी ने पुलवामा करवाया है, किसी पे भी डेफेमेशन केस नहीं हो रहा है। शंकर सिंह वगैरह बोलो, ममता बनर्जी बोलो, रामगोपाल यादव बोलो, बड़े से बड़े लीडरों ने ये क्लियर कट बोल दिया है, मगर किसी पे भी कोई डेफेमेशन केस नहीं हो रहा है। आप बोल दो कि 2-4 मोदी चोर है, 2-4 गुजराती चोर है, तो आप पे डेफेमेशन केस हो जाएगा। मगर पुलवामा बालाकोट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ना वो डेफेमेशन केस करने के लिए तैयार है, ना सत्यपाल मलिक को मीडिया पे बताने के लिए तैयार है। ओके,
तो ये कुछ मुद्दे मैं आपके सामने लाया हूँ, तथ्य है, सवाल है, और हमारा कार्यक्रम आगे के लिए बता दूं। नंबर 1, हम राजनीतिक दलों को डिमांड कर रहे हैं कि वो जेपीसी की डिमांड करे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे पुलवामा और बालाकोट के सत्य को उजागर करने के लिए। दूसरी बात कि मेरी प्रशांत भूषण जी से बात हुई, एडवोकेट प्रशांत भूषण, कि एक पीआई फाइल हो सुप्रीम कोर्ट में, जो मार्टर्स है परिवार, जो शहीद परिवार है सीआरपीएफ के, उनको सुप्रीम कोर्ट जाकर एक पीआई फाइल करना चाहिए कि एक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक स्थापित हो। तीसरी बात है कि जब तक वो सब नहीं होता तो जन आंदोलन की तरफ से एक सिटीजन्स कमेटी बने, उसमें मीर देसाई जैसे हमारे वरिष्ठ वकील भी तैयार है, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल रानड़े जो आर्मी बैकग्राउंड के हमारे साथ है, जो एक्स सर्विस लीग महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, कि एक सिटीजन्स कमेटी बने और पुलवामा बालाकोट के पूरे तथ्य और सवाल हम लोग जमा करें और देश के सामने हमारे फाइंडिंग्स रखें। ये काम हम हमारी तरफ से कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, और आगे भी जब भी ऐसे लगेगा कि इस मामले में और हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए तो हम जरूर जनता का आईना में आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शकील भाई, आप जैसे ऑनेस्ट पत्रकार है तो चीजें आगे बढ़ रही है, उसके लिए भी धन्यवाद।